हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट संख्या 5 पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले पार्ट संख्या 5 पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम क्लासेस की टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसमें हमारा साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और उसमें हमारी अब प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़ें सुबह 10 बजे। सुबह 11 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। ठीक है, शाम को 4 बजे हमारी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि पेपर 1 की हमारी क्लास होती है। पेपर 1 की क्लास होती है। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 5 बजे, जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये हमारा पेपर 2 है। ठीक है, और शाम को 6 बजे होती है हमारी हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास तो आपको पता ही होगी, जो हमारी डेली चलती है, कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हमारा क्लास चल रहे हैं। ठीक है, शाम को 6 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है और नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 9 बजे। शाम को 9 बजे हमारी होती है मैथ की क्लास, जिसमें मैथ का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और उसमें अब प्रैक्टिस चल रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है स्त्रानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं सामान्य ध्वनियों को समझना। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है स्त्रानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें सीक्वेंस में सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, शब्द को परिभाषित कीजिए। शब्दों के कितने भेद होते हैं बताइए। शब्द को परिभाषित कीजिए, शब्दों के कितने भेद होते हैं। आंसर देखते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी कैसी? स्वतंत्र व सार्थक इकाई। स्वतंत्र व सार्थक इकाई क्या कहलाती है? हमारी शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सार्थक इकाई क्या है, वर्णमाला में सार्थक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा शब्द। क्या होगा? शब्द। सार्थक इकाई हमारी क्या है? वो है शब्द। आगे देखते हैं। 2 अक्षरों या 2 से अधिक अक्षरों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है। 2 अक्षर तथा 2 से अधिक अक्षरों के निर्माण से क्या होता है कि अक्षरों के संयोग से क्या होता है? शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कि आ को एक वर्ण, ये हमारा एक वर्ण होगा बड़ा, ठीक है, और दूसरा वर्ण, इनको आपस में मिलाकर क्या होता है? आम, यानी कि शब्द का निर्माण होता है। कहते हैं ना कि मैंने आपको बताया भी है कि वर्णों के मेल से क्या होता है? वर्णों के मेल से बड़ा आ और माँ, ये क्या है हमारे? ये हमारे हैं वर्ण। इन वर्णों के संयोग से क्या बनता है? शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। 2 अक्षरों या 2 से अधिक अक्षरों के संयोजन से शब्द का निर्माण होता है। शब्द क्या है? एक सार्थक इकाई है। क्या है? शब्द सार्थक होते हैं। हिंदी में शब्द को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया है। हिंदी में शब्द को विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से समझाया है। आगे देखते हैं। शब्द एवं उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार से करनी चाहिए। किस प्रकार से करनी चाहिए? व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह व संकेतों को क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। व्यक्ति के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों का क्या होना? प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियाँ। ठीक है, ध्वनियाँ यानी कि साउंड, इसको क्या कहते हैं? इसको हम साउंड कहते हैं। ठीक है,
ध्वनियाँ यानी कि साउंड के समूहों तथा संकेतों को क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। सामान्यतः शब्द के बारे में कहा गया है कि कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक शब्द, जो हम कानों से सुनते हैं, कानों से सुनने वाला, कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक शब्द जिसको हम सुनते हैं, घर में हम जितनी भी बातें करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, उनको कानों के द्वारा सुना जाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द हमारा शब्द कहलाता है। प्रत्येक नाम क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं। सामान्यतः शब्द के बारे में कहा गया है कि कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक नाम, क्या प्रत्येक नाम हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आगे देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। संस्कृत में शब्द के लिए क्या कहते हैं? पद का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में शब्द को पद के रूप में प्रयोग करते हैं। अतः शब्द वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह मतलब जैसे कि बड़ा आ और माँ, ठीक है, बड़ा आ और माँ क्या मिलके बना गया? आम बना गया। ठीक है, इसने आम बनाया, तो इसमें जो बड़ा आ है और माँ है, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे वर्ण हो गए। क्या हो गए? ये हमारे हो गए वर्ण। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से महल, मा, हा, ल, ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए वर्ण, मा, हा, ल। ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे, इसका संयोग रूप बना देंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे शब्द कहलाएंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को या वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से महल है, ठीक है, कमल है, पंकज है, ठीक है, ये सभी क्या है? ये हम सभी हमारे क्या है? वर्ण। इनके वर्णों के संयोग से क्या बना? शब्द का निर्माण हुआ। क्या हुआ? शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है, महल है, पंकज है, कमल है, आम है, ठीक है, आम है, हल है, ये सभी क्या है हमारे? कि हमारे वर्णों के संयोग से बने हुए शब्द हैं। क्या है? शब्द हैं। अब हम देख लेते हैं शब्दों के भेद। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या शब्दों के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला है ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा है वर्णात्मक शब्द। पहला है ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा है वर्णात्मक शब्द। तो पहला देखते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते और ना ही स्पष्ट रूप से हम उन्हें समझ पाते हैं। क्या है? ध्वन्यात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते और ना ही स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो क्या करते हैं? ध्वनि यानी कि साउंड उत्पन्न करते हैं। जैसे कौवा बोलता है काव काव। कौवा क्या बोलता है? कौवा बोलता है काव काव। क्या बोलता है? एक बार फिर से बताते हैं। जैसे कौवा बोलता है काव काव, जैसे कौवा बोलता है काव काव। क्या बोलता है? काव काव। ठीक है, उसी प्रकार से जब बारिश होती है तो बारिश की आवाज़ कैसी आती है? झमझम करके आती है। पानी का टपकना, बूंदों की टपकना, ये क्या है? ये हमारी क्या हो गई? ध्वनि। ये क्या हो गई? हमारी ध्वनि। तो ध्वन्यात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो स्पष्ट हमें सुनाई नहीं देते और ना ही स्पष्ट रूप से वो हमारे समझ में आते हैं। जैसे कौवा काव काव करता है, ये हमें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अर्थात वे शब्द जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। अगला है हमारा वर्णात्मक शब्द। क्या है? वर्णात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो पृथक अक्षरों से बनकर अलग अलग रूप में सुनाई देते हैं। वर्णात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो पृथक यानी कि अलग अक्षरों से बनकर अलग अलग रूप क्या होते हैं? सुनाई देते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का क्या है? अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्द मतलब कि वर्णों का समूह, ठीक है, जो वर्णों के माध्यम से बनते हैं, जो वर्णों के द्वारा जिनका निर्माण वर्णों से होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे वर्णात्मक शब्द कहलाते हैं। तो उपयोगिता की दृष्टि से कहा जाता है कि मानव के जीवन में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा
वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। सही बात है कि इसका ज़्यादा महत्व है। वर्णों को हम समझ सकते हैं, ठीक है, उनको समझ सकते हैं, स्पष्ट रूप से हमें सुनाई भी देते हैं और उनका हम मतलब भी समझ सकते हैं। जबकि ध्वन्यात्मक शब्द ऐसे होते हैं जो हमें स्पष्ट सुनाई भी नहीं देते और इनको हम स्पष्ट रूप से समझ भी नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। क्या है? रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द तथा यौगिक शब्द। अब हम इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं तथा योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है, ये रचना तथा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो पहला देखते हैं रूढ़ शब्द। हिंदी भाषा के मूल शब्द रूढ़ ही हैं। हिंदी भाषा के मूल शब्द रूढ़ ही हैं। रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता है। रूढ़ शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते, उनको विभाजित नहीं कर सकते, जैसे कि हम विद्यालय को कर सकते हैं। इस प्रकार से रूढ़ शब्दों को हम खंडों में बांट नहीं सकते। खंडों में मतलब जैसे इसको हम तोड़ सकते हैं विद्या प्लस आलय में। किसमें? विद्या प्लस आलय में। तो इसका मतलब यही है कि रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से विद्या और आलय में इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अर्थात इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे आम है, गीता है, पुस्तक, नदी आदि। जैसे कि आम को हम तोड़ नहीं सकते, इसका हम कोई भी सार्थक, ना हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं और ना ही इसे हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इसको टुकड़ों में तोड़ने पर इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो रूढ़ शब्द वे ही होते हैं जिन्हें हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं और जिनको अगर टुकड़ों में तोड़ा भी जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आम है, आम को हम मूल शब्द के रूप में तो होते हैं, ये हिंदी भाषा के मूल शब्द रूढ़ शब्द तो हैं। मूल शब्द यानी कि मूल शब्द के रूप में तो है। ठीक है, जैसे कि गीता है, गीता को भी हम टुकड़ों में या खंडों में नहीं तोड़ सकते। इसी प्रकार से पुस्तक है। ठीक है, इसी प्रकार से पुस्तक है, नदी है, ये सभी क्या है? इनको हम नहीं तोड़ सकते हैं। बत्तख है, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे रूढ़ शब्द हैं जिनको हम सार्थक खंडों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। कई बार इन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए होता है। कई बार इन शब्दों का किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होता है और वह विशेष अर्थ भी रूढ़ हो जाता है। और वह विशेष अर्थ क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। किस प्रकार से होता है? जैसे उल्लू एक पक्षी है। उल्लू क्या है? एक पक्षी है। जबकि गधा जो है वो एक जानवर है। किंतु ये शब्द मनुष्य के लिए बेवकूफ़ या मूर्ख के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हम किसी से मजाक में कह देते हैं, बिल्कुल तुम उल्लू हो। कहते हैं हम, बिल्कुल तुम उल्लू हो, क्या तुम उल्लू हो, या फिर क्या तुम गधा हो। तो ये जानवर और पक्षी के स्थान पर ना प्रयोग होकर किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखते हैं कि जैसे उल्लू क्या है? एक पक्षी है और गधा एक जानवर है। किंतु ये शब्द मनुष्य के लिए बेवकूफ़ या मूर्ख के लिए रूढ़ हो जाते हैं। व्यक्ति को बेवकूफ़ या मूर्ख बोलने के लिए हम कहते हैं ना कि क्या आप मूर्ख हैं? क्या मूर्ख ही नहीं, उसको मूर्ख ना बोलकर क्या कहते हैं कि क्या तुम उल्लू हो, क्या तुम बिल्कुल उल्लू जैसे काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक बेवकूफ़ या मूर्ख के रूप में रूढ़ में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होता है। ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक या एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग या मिलन से होता है।
क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक या एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनता है, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे है पवन पुत्र। क्या है? पवन पुत्र। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? जो एक या एक से अधिक शब्दों से या शब्दांशों के योग से मिले हैं, जैसे पवन और पुत्र। ठीक है, जैसे पवन और पुत्र, तो ये क्या होगा? एक या एक से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने हैं। ठीक है, इसका मेन क्या हो गया? मुख्य, इसका यौगिक हमारा क्या हो गया? पवन पुत्र। ठीक है, इसका यौगिक शब्द क्या हो गया? पवन पुत्र। तो इसका मतलब यही है कि ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक या एक से अधिक शब्दांशों के योग से बनता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि राजकुमारी। राजकुमारी यानी कि राजा की कुमारी, राजा प्लस कुमारी, राजा कुमारी। ठीक है, राजा कुमारी। आदि हिंदी में यौगिक शब्द हैं। आदि हिंदी में यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से यौगिक शब्दों को भी हिंदी में यौगिक शब्दों इसी प्रकार से हिंदी में यौगिक शब्दों को भी इसी प्रकार से हिंदी में यौगिक शब्दों को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार से बांटा गया है कि किस किस प्रकार से यौगिक शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे उपसर्ग व मूल शब्द को मिलाकर यौगिक शब्द बनाया जाता है। कैसे? उपसर्ग प्लस, ठीक है, मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द को आपस में मिलाकर क्या बनता है? यौगिक शब्द बनता है। जैसे कि सु। सु हमारा क्या है? सु हमारा एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और इसमें मूल शब्द पुत्र को जोड़कर क्या बन गया? इसमें सु को पुत्र में जोड़, यानी कि उपसर्ग का मूल शब्द में योग करने पर क्या होता है? सुपुत्र का निर्माण होता है। यह हमारा यौगिक शब्द है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा प्रकार है मूल शब्द और प्रत्यय। जब मूल शब्दों का प्रत्यय के साथ योग किया जाता है, जब मूल शब्दों का प्रत्यय के साथ योग किया जाता है तो यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे कि मित्र और ता। ठीक है, जैसे मित्र ता। ता हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रत्यय। क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मूल शब्द। जब मूल शब्द प्रत्यय के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है तो क्या बनता है? मित्रता। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा प्रकार है जब मूल शब्द और मूल शब्द आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि विद्या आलय। ठीक है, विद्या आलय, जिसमें विद्या और आलय दोनों क्या है? हमारे दोनों हमारे मूल शब्द हैं। दोनों हमारे मूल शब्द हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यौगिक शब्दों को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। उपसर्ग और मूल शब्दों से मिलकर यौगिक का निर्माण किया जाता है, और मूल शब्द तथा प्रत्यय के योग से यौगिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार मूल शब्दों को और मूल शब्दों के साथ योग करके यौगिक शब्द का निर्माण किया जाता है। तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। तीसरा प्रकार हमारा है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, परंतु वे समान अर्थ को प्रकट ना करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ के लिए क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। तो वो शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु समान अर्थ को प्रकट ना करके रूढ़ शब्दों के समान कोई विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, तो वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि नीरज। जैसे कि नीरज। नीरज को हम कमल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या है? हमारा नीरज है। यद्यपि नीर से कई जीव और पौधे जन्मते हैं। क्या होता है? नीर से कई पौधे यद्यपि नीर से कई जीव तथा पौधे जो होते हैं वो जन्मते हैं, किंतु यह केवल कमल के लिए क्या होता है? रूढ़ हो जाता है। ये कमल के लिए रूढ़ हो जाता है, इसीलिए ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? इसीलिए ये योग रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। अगला हमारा उदाहरण है मुरलीधर। क्या है? मुरलीधर। मुरलीधर हम किसको कहते हैं? मुरलीधर हम श्री कृष्ण को कहते हैं। मुरलीधर हम श्री कृष्ण को कहते हैं। जो भी मुरली धारण करता है वे सभी क्या कहलाते हैं? मुरलीधर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
मुरलीधर कहलाते हैं, किंतु यहाँ पर मुरलीधर शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, एक विशेष अर्थ प्रकट किया है वो श्री कृष्ण के लिए, इसीलिए यह रूढ़ हो जाते हैं। क्या होते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे हिमालय है, दशानंद है, लंबोदर, अंगरखा आदि ये सभी क्या है? हमारे योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी का पार्ट 5 जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, अति लघु टाइप में, लघु टाइप में, बहुविकल्पीय में, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप हमारी क्लास से ज़रूर जुड़े। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।